गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती वस्तु पर कोरियोलिस बल का प्रभाव देखा था। हमने देखा था कि जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर फ्री फॉल करती है तो वो सीधी नहीं आके उसका क्षैतिज में कुछ विस्थापन होता है और उत्तरी गोलार्ध में ये विस्थापन पूर्व की ओर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये पश्चिम की ओर होता है। और हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था कि अगर कोई वस्तु h ऊंचाई से गिरती है तो पृथ्वी पर आते हुए उसका क्षैतिज में किसका विस्थापन होगा। और हमने देखा था x जो है वो h की पावर 3/2 पर निर्भर करता है। आज इसी कंटिन्यूएशन में आज के लेक्चर में हम एक उस वस्तु की बात करेंगे जिसको नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। हमने माना किसी वस्तु को u वेग से नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, वो कोई h ऊंचाई पर जाकर वापस आती है। अभी तक जो हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से वस्तु सीधी ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आ जाएगी, लेकिन वास्तविकता ये है कोरियोलिस बल के कारण जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तब भी उसका कुछ ना कुछ क्षैतिज विस्थापन होगा और ऊपर से नीचे आएगी तो पुनः उसका क्षैतिज विस्थापन होगा। तो कुल मिलाकर जब वस्तु ऊपर से नीचे जाके आएगी तब उसमें कुछ ना कुछ क्षैतिज विस्थापन होना है। आज अब उसी का हम एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन करेंगे। बहुत कुछ हम पिछली क्लास की तरह ही चलेंगे, लेकिन सर हमें पता है कि ओमेगा का मान जे डैश इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस के डैश ओमेगा साइन लैम्डा है। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि किसी जगह पर जो वस्तु का वेग है वो u माइनस जी टी होगा, क्योंकि हमने प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका है। तो एट दैट इंस्टेंट जो वेलोसिटी होगी एट एनी इंस्टेंट t वो u माइनस जी टी होगी। इसलिए वहां पर हमने जो माइनस जी टी लिया था उसकी जगह यह एक्सप्रेशन में आ गया u माइनस जी टी। इससे ये प्रभाव पड़ेगा कि जब हम कोरियोलिस बल की कैलकुलेशन करेंगे तो वही हमने डिटरमिनेंट को यूज किया, तो हमारे पास कोरियोलिस बल जो आ रहा है वो आएगा माइनस आई कैप 2m ओमेगा u माइनस जी टी कॉस लैम्डा। ये एक पहला रिजल्ट है जो बिल्कुल डिफरेंट आया वहां से। जब हमने ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की गणना करी थी तो आप याद कीजिए यहाँ पर आया था आई 2m ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा। चूंकि ये धनात्मक था तो हमने ये कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में ये विस्थापन पूर्व की ओर होगा, लेकिन यहाँ ऋणात्मक आ रहा है। इसका मतलब वस्तु का विस्थापन पश्चिम की ओर होगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके ऊपर जो हमारा कोरियोलिस बल है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, यानी पश्चिम की ओर लगेगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में वस्तु का विस्थापन पश्चिम की ओर होगा। ऊपर से नीचे गिरती वस्तु और नीचे से ऊपर जाती वस्तु में ये फर्क है कि जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उत्तरी गोलार्ध में उसका विस्थापन पूर्व की ओर है, लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसका विस्थापन पश्चिम की ओर होगा। नाउ इसको यूज लेके हम वही न्यूटन के द्वितीय नियम से देखें तो ma अर्थात m d2 x डैश बाई dt स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस 2 m ओमेगा u माइनस जी टी कॉस लैम्डा। हमने m को कैंसिल किया और साथ में रीअरेंज कर लिया कि हमने g से डिवीजन कर दिया, इससे केवल t की टर्म रह जाए तो माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा u बाई जी माइनस टी होगा। नाउ अगर हम इस समीकरण का समाकलन करें तो किसी समय क्षैतिज की ओर वेग आएगा और वो आएगा dx डैश बाई dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा u बाई जी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो t आ जाएगा और t का समाकलन होगा t स्क्वायर बाई 2 और एक समाकलन नियतांक है। अगेन हम प्रारंभिक शर्त लगाएं तो देखिए प्रारंभ में वैसे नीचे से ऊपर फेंके ऊपर से नीचे फेंके, हमारा क्षैतिज की ओर वेग भी शून्य होगा और विस्थापन भी शून्य होगा। इसे t इक्वल टू 0 पे ध्यान दें, x डैश भी शून्य होना है और dx डैश बाई dt भी शून्य होना है। इससे हमारे पास कांस्टेंट का मान शून्य आ जाएगा। तो एट एनी टाइम t हमारे पास वेग का एक्सप्रेशन आ गया dx डैश बाई dt इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा जी कॉस लैम्डा u बाई जी टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2। निश्चित हम जब इसका सेकेंड टाइम समाकलन करेंगे तो हमारे पास विस्थापन आएगा। तो जब मैं इसका सेकेंड टाइम समाकलन करूंगा तो देखिए t का समाकलन t स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ पर आएगा t स्क्वायर का समाकलन t क्यूब बाई 3, तो जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और एक समाकलन नियतांक c आएगा। पुनः बाउंड्री कंडीशन लगाने से c हमारे पास 0 आएगा
तो डायरेक्टली हम विस्थापन का सूत्र लिख सकते हैं माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा u बाई जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। अब देखिए ये एक्सप्रेशन टी के टर्म में है, तो हम सबसे पहले टी को u की टर्म में लिखें। देखिए हमारे पास यहाँ टी भी अननोन है, u भी अननोन है। हमारा मूल उद्देश्य h के टर्म में लाने का होगा, तो हम सबसे पहले t को u की टर्म में रखें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेग का मान 0 होना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के लिए t का मान u बाई जी होगा। तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर x डैश का मान कितना होगा, ध्यान रखें ये हमने निकाला हाईएस्ट पॉइंट, यानी वस्तु नीचे से ऊपर चल गई, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने तक इसका विस्थापन कितना होगा, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने पर इसका विस्थापन u की टर्म में होगा माइनस 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा u बाई जी का क्यूब। अगेन u हमने जिस वेग से फेंका है, अगर h की टर्म में लेना चाहें तो थर्ड इक्वेशन से हम u इज इक्वल टू √2gh लिख के x डैश लिख सकते हैं माइनस 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h बाई जी 3/2। आप देखिए इस एक्सप्रेशन में बहुत कुछ मिलता जुलता वही है जो ऊपर से नीचे की ओर था। फर्क है माइनस साइन का, मल्टीपल का, 1/3 की जगह 2/3 है, एंड इस तरह से इसमें चेंजेस हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 का भी है, तो ये बताता है कि जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उच्चतम बिंदु तक जाते हुए पश्चिम की ओर जितना विस्थापन होगा, और उस समय ध्यान दीजिए उस समय इसका वेग 0 नहीं है, क्षैतिज। देखिए जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका, तो वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका तो हमने तो वर्टिकल फेंका है, ऊर्ध्वाधर फेंका है, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण पश्चिम की ओर उसमें वेग आ गया, और पश्चिम की ओर वेग आने के कारण वो जैसे से उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो ऊर्ध्वाधर वेग तो 0 हो गया, लेकिन क्षैतिज वेग 0 नहीं हुआ। क्षैतिज वेग तब भी पश्चिम दिशा की ओर कार्यरत है। इसी के कारण जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी, ध्यान दीजिए जब वस्तु यहाँ से नीचे से ऊपर गई तो ऊर्ध्वाधर वेग तो 0 हो गया, लेकिन क्षैतिज वेग अभी भी पश्चिम दिशा की ओर कार्यरत है, और इसलिए वस्तु का विस्थापन पश्चिम की ओर ही होगा। क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उत्तरी गोलार्ध के रेस्पेक्ट में वस्तु का विस्थापन पूर्व की ओर होता है, लेकिन यहाँ जब नीचे से ऊपर फेंका तो वस्तु का विस्थापन पश्चिम की ओर है, क्योंकि वेग पश्चिम की ओर है। तो उच्चतम बिंदु पर पश्चिम की ओर वेग 0 नहीं हुआ है, और पश्चिम की ओर वेग 0 नहीं है, इसलिए जब वस्तु ऊपर से वापस नीचे आएगी तब भी वो पश्चिम की ओर विस्थापित होगी, लेकिन ऊपर से नीचे आते आते उसमें कोरियोलिस बल के कारण वो वेग धीरे धीरे 0 होगा, और हम ये देखेंगे कि निम्नतम बिंदु आते आते उसका कोरियोलिस बल के कारण जो वेग है वो 0 हो चुका होगा, लेकिन नेट विस्थापन पश्चिम की ओर होगा, और वो कितना होगा वो थोड़ा आगे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर पुनः प्रेक्षण बिंदु पर आता है तो उस समय कितना विस्थापन होगा, तो देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब एक वस्तु को हमने नीचे से ऊपर फेंका तो कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में इसमें पश्चिम दिशा में विस्थापन हुआ। अधिकतम बिंदु वो है जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया। इस जगह आते आते पश्चिम की ओर इसका विस्थापन माइनस 2/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 2/3 है। अब लेकिन यहाँ देखने की बात है कि इस स्थान पर आके वस्तु का जो कोरियोलिस बल के कारण पश्चिम की ओर वेग है वो 0 नहीं हुआ है, और इसमें पश्चिम की ओर जो वेग है वो नॉन जीरो है, वो कितना है माइनस ओमेगा जी कॉस लैम्डा 2h अपॉन जी। ये समीकरण 7 और 8 मैंने वापस रिपीट करी है। तो इसका मतलब अधिकतम ऊंचाई पर या उच्चतम बिंदु पर जब पहुंचा है तब तक पश्चिम की ओर कुछ विस्थापन हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है उसका वेग अभी भी कोरियोलिस बल के कारण पश्चिम की ओर है। अब जब वस्तु ऊपर से नीचे और आएगी तो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से नीचे आती वस्तु पे कोरियोलिस बल पूर्व की दिशा और की कार्य करता है, यानी जो कोरियोलिस बल के कारण प्रारंभिक वेग हमारा पश्चिम की ओर था वो अब धीरे धीरे कम होगा, और पुनः न्यूनतम बिंदु पर वापस प्रेक्षण बिंदु पर आने पर ध्यान रखें 0 हो जाएगा, यानी जब प्रेक्षण बिंदु पर आएगा तब तक उसका वेग कितना हो चुका है 0 होगा। अगर हम उसको निकालना चाहें तो बड़ा सिंपली इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं, ये 5, 6, 7, 8 में देखें जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो t समय लगता है,
तो नीचे आने में भी t समय लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g हो जाएगा, या 2 टाइम्स √2h/g। जैसे मैं ये मान यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास x' का मान आ जाएगा। आप देखिए मैंने इस समीकरण में पहले t² कॉमन ले लिया, t² कॉमन लेने से मेरे पास यहाँ u/g बच गया माइनस t/3 बच गया। t का मान मैंने यहाँ पे 2u/g रख दिया, और जो t² भाग गया वहां 2u/g का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो u की टर्म में आ जाएगा -4/3 ω/g cos λ e²/g3, और जब h की टर्म में देखूं तो आ जाएगा -4/3 ω/g cos λ 2h/g3/2। आप देख सकते हैं कि क्षैतिज का विस्थापन उतना ही है जितना ऊपर जाने में होगा, उतना ही नीचे आने में, यानी जस्ट डबल हो गया। यानी अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ ध्यान देने की बात है, ऊपर तक जाने में जितना पश्चिम में दिशा में कोरियोलिस बल के कारण विस्थापन हुआ उतना ही विस्थापन नीचे आने में होगा, और नेट विस्थापन उस ऊपर जाने वाले विस्थापन का दुगना है। इस तरह से हमने एक तरह से कोई वस्तु को जब पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस कंडीशन के अंदर देखने की बात है, महत्वपूर्ण बात, उत्तरी गोलार्ध में विस्थापन पश्चिम की ओर होगा। अधिकतम उच्चतम बिंदु पर जाने पर जो विस्थापन आ रहा है उससे वापस नीचे आने तक का विस्थापन उसका दुगना होगा। और महत्वपूर्ण बात है, अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर कोरियोलिस बल के कारण क्षैतिज वेग शून्य नहीं होगा, वो पश्चिम की ओर होगा। इसलिए जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो जो कि प्रभावी तौर पर पूर्व की ओर होना चाहिए, धीरे धीरे पश्चिम की ओर वेग कम होता जाएगा, और जब स्ट्राइक करेगा तब तक वेग शून्य होगा। तो जब पृथ्वी पर वो वापस टकराएगा उस समय क्षैतिज घटक शून्य होगा, केवल ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो ये हमने कैलकुलेशन की है। ये कोरियोलिस बल का प्रभाव बताता है कि कोई वस्तु ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। नाउ इससे आगे हम बात करेंगे कि फूको लोलक पर इसका क्या प्रभाव आता है। फूको का लोलक हमारा इस सीरीज का ये लास्ट टॉपिक है, फूको का लोलक। बेसिकली अभी तक मैकेनिक्स जो हमारी पहली यूनिट है इसमें 2 पार्ट हैं। हमने पहले पार्ट की बात करी है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी, और मेनली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रोटेटिंग फ्रेम और उससे अर्थ में कोरियोलिस बल की बात करी। अब हम एक फोको का लोलक की बात करते हैं। बेसिकली एक साइंटिस्ट फोको के नेम पर ये लोलक है। ये बेसिकली एक 70 मीटर लंबे तार से लगभग 28 किलो के एक गोले को लटका के बनाया हुआ लोलक होता है, जिसका सामान्यतः आवर्तकाल 17 सेकंड होता है। इस पे हम बेसिकली इसके थ्रू पृथ्वी का जो ओमेगा का मान है, यानी पृथ्वी के कोणीय वेग का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम अगर बात करें तो बेसिकली बात यह कि अगर हम ध्रुवों पर जाते हैं तो ध्रुवों के ऊपर क्या होगा कि पृथ्वी के जो ध्रुवों पर है दोलन तल तो ऊर्ध्वाधर और कोरियोलिस बल है क्षैतिज, तो ये दोलन तल में पृथ्वी के घूर्णन की विपरीत दिशा में दोलन करता है। लेकिन जब हम किसी आर्बिट्री पॉइंट ऐसा ले आते हैं जहां पर अक्षांश लैम्डा है तो वहां पर इसके क्षैतिज घटक में तो प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक में प्रभाव पड़ता है। तो इसका आवर्तकाल हम ये कह सकते हैं कि जो आएगा वो आएगा 2π ओमेगा साइन लैम्डा, क्योंकि क्षैतिज घटक पे कोई प्रभाव नहीं है, लैम्डा का प्रभाव ऊर्ध्वाधर घटक पे पड़ेगा, और वहां फोको लोलक का जो आवर्तकाल आएगा वो आएगा 2π ओमेगा साइन लैम्डा। मीन्स अगर हमें लैम्डा पता है, टी पता है, तो हम वहां ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इसी को जनरलाइज क्योंकि पृथ्वी के लिए ओमेगा का मान 2π/24 आवर्स होता है, तो टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 24/sin लैम्डा। इसी तरह से दोलन तल में अगर घूर्णन की दर की बात करें तो हमारे पास लगभग 15 sin डिग्री पर घंटा हो जाएगी। यहाँ देखने की बात है कि अगर ध्रुवों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुवों पर लैम्डा का मान 90 डिग्री होता है, साइन 90 का मान 1 होगा, तो वहां आवर्तकाल जो है वो 24 घंटे है। लेकिन भूमध्य रेखा पर देखेंगे तो आवर्तकाल इन्फिनिटी है, यानी इस तरह का दोलक भूमध्य रेखा के ऊपर कोई दोलन नहीं करेगा। मूलतः यहाँ पर आता है फोको का लोलक क्या है। मैंने अभी बताया फोको का लोलक एक साइंटिस्ट के नाम पर है। इसके द्वारा कोरियोलिस बल की कैलकुलेशन से हम पृथ्वी का ओमेगा का मान ज्ञात करते हैं। तो एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था। अब ये हमारा इस चैप्टर का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया है।
जहां हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रोटेटिंग फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन और कोरियोलिसिस बल की बात करी। मूलतः ये हिस्सा पूरा होने के बाद अब हम अगले टॉपिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे, जहां पर हम ये मानेंगे कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु लगभग प्रकाश के वेग के कंपेरेबल मूव कर रही है। तो अब हमारा मेन टॉपिक जो होगा वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा। थैंक यू।